तो आज के इस वीडियो में मैं ग्योंगसेओंग क्रिएचर सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 वो देखें, वरना आपको सीजन 2 कुछ भी समझ नहीं आने वाला। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट समय के साउथ कोरिया को दिखाते हुए। भीड़ भरे रास्ते में हम एक आदमी को देखते हैं, मिस्टर ओ को। वो काफी टेंशन में लग रहे थे और वो एक बार में जाते हैं जिसे चलाती है एक औरत जिसका नाम है मैडम ना। मिस्टर ओ एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसे सिल्वर बिल नाम से जाना जाता है। इसके बाद रास्ते में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में बाइक चला रहा था, लेकिन कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही होती है जो उसके बाइक को ठोक देती है। यहाँ पर घबराया हुआ आदमी कहने लगता है कि मेरा बेटा 10 दिन से गायब है। मैडम ना कहती है तुम्हारा बेटा अगर भाग गया है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरा बेटा भागा नहीं है, वो लापता हो गया है। मैडम ना अपनी एक एजेंट सिल्वर बिल को मिस्टर ओ के बेटे की हुन का फोटो भेजती है और उसे सारी डिटेल बता देती है कि ये लड़का 10 दिन से गायब है और सिल्वर बिल को इस लड़के को ढूंढना है। और देखते हैं कि सिल्वर बिल एजेंट कोई और नहीं बल्कि चे ओक है और उसी का नाम है सिल्वर बिल। दूसरी तरफ हम रास्ते में की हुन को देखते हैं जिस पर बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। वो खुद का बचाव करते हुए अच्छे से लड़ता भी है और कुछ लोगों को मार भी देता है, लेकिन आखिर में एक गाड़ी उसे रास्ते से गिरा देती है। चे ओक काम को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन कुरो को की हुन का हेलमेट खोलता है और उसे पूछता है कि कब तक एक चीज के पीछे पड़े रहोगे, पुरानी बातें भूल जाओ। इसके बाद सीजन 1 का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम टेसांग जैसे दिखने वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम है होजे और उसके गले पर एक सर्जरी वाला निशान भी होता है। पता चलता है कि वो बुगांग कंपनी में काम करता है और वो असली में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो जून टेक के पोते यंग गिल के साथ काम करता है। दोनों काम करने के लिए तुरंत निकलते हैं। दूसरी तरफ हम की हुन को देखते हैं जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ता है और होटल में जाता है। होजे और यंग गिल दोनों उसी होटल के सामने होते हैं। यंग गिल होजे से बोलने लगता है कि हमें लोन का इंटरेस्ट इसी हफ्ते देना है, इसलिए सबूत के लिए क्लियर फोटो खींचना, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे और अगर पैसे नहीं मिले तो वसूली वाले हमें ढूंढते हुए आएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। यंग गिल बोलने लगता है कि ये कंपनी उसके दादाजी का है तो इसे बचाना उसका फर्ज है। होजे कहता है कि वो तो उसके दादाजी को पहचानता भी नहीं। होजे होटल के अंदर आता है और उसके पास एक पर्ची था जिसमें लिखा हुआ था रूम नंबर 608। 608 में की हुन ठहरा हुआ था, लेकिन तभी उसे लगने लगता है जैसे उसके बाथरूम में कोई तो है। फिर वहां लाइट चली जाती है और वहां कोई तो आता है जो इंसान नहीं मॉन्स्टर था और वो अपने नाजिन वाले टेंटेकल से की हुन को मार डालता है। होजे रूम नंबर 608 के सामने पहुंचता है और अपना कैमरा ऑन करता है और वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। यंग गिल होजे को समझाता है कि तुझे बस फोटो ही तो चाहिए, अंदर से फोटो खींच कर ले आ, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चे ओक भी उसी कमरे में आ गई थी और उसे एक नोटबुक मिलता है जिसमें के नाजिन मॉन्स्टर का स्केच बना हुआ था, जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानती है क्योंकि ये मॉन्स्टर उसकी माँ हुआ करती थी। होजे कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर में उसे चे ओक मिलती है जो उसे बहुत पीटती है। ये देखकर यंग गिल भागते हुए होटल के अंदर आता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। होजे की धुलाई करने के बाद चे ओक खिड़की से कूदकर वहीं से भाग जाती है। होजे हैरान हो जाता है कि आखिर वो लड़की इतने ऊपर से यहाँ से कहाँ भाग गई। यंग गिल मैनेजर के साथ कमरे में आता है और सीसीटीवी कैमरा वाला आदमी होजे को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें 809 बोला था ना कि 608। होजे देखता है कि उसने कागज को उल्टा पकड़ा हुआ था, उससे गलती हो गई। कैप्टन कुरोको को फोन में की हुन की डेड बॉडी की फोटो मिलती है जिसने असली में की हुन को मारा था। वो चे होक को होटल से बाहर निकलते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो मुस्कुराता है। मिस्टर ओह ये देखकर कि उसका बेटा मर चुका है वो बहुत रो रहा था। दोनों प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और कैप्टन यून पूछने लगते हैं उस लड़की के बारे में जिसने होजे को बहुत पीटा, लेकिन होजे कहता है कि वो उसे अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आया। कैप्टन उसे समझाते हैं कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, नहीं तो तुम दोनों फंसोगे क्योंकि वहां पर एक डेड बॉडी भी मिली है। वो उसे कह देते हैं कि वहां पर होजे का फिंगरप्रिंट भी मिला और होजे के अलावा किसी और का फिंगरप्रिंट नहीं था। कैप्टन यून दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों इलीगल तरीके से लोगों का एमएमएस बनाते हो, उनका पर्दाफाश करते हो, तुम्हें पता है ना ये सब इलीगल है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। होजे कैप्टन से पूछता है कि इलीगल फिल्मिंग के नाम पर आप जो हमें डरा रहे हैं, बदले में आपको कुछ तो चाहिए होगा।
साफ साफ बताइए। तो कैप्टन उसे खूनी का फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं पता करो ये कौन है, हमें तो तुम पर शक है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुमने ये नहीं किया, तो असली मुजरिम ढूंढने में हमारी मदद करो। होजे कहने लगता है कि आखिर हम आपकी मदद कैसे करेंगे, और कितनी बार कहा कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। कैप्टन यून कहते हैं कि फिलहाल तुम्हारे अलावा हमें वहाँ कोई नजर आया नहीं, तो हमारे लिए तो प्राइम सस्पेक्ट तुम ही हो। तुम अगर इस काम के लिए नहीं मानते हो तो तुम दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी दोनों खूनी को पकड़ने के लिए मान जाते हैं, और डिटेक्टिव नो सोचती है कि आखिर ये दोनों उस खूनी को पकड़ेंगे कैसे। तो कैप्टन बोलते हैं कि एक सेक्स ऑफेंडर को मैं 3 साल से ढूंढ रहा था, इन दोनों ने ही उसे पकड़ा। होजे को तुम कम मत समझो, वो बहुत शातिर है। मिस्टर ओ मैडम ना से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सिल्वर बिल से मिलना है। मैडम ना बोलती है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मिस्टर ओ बोलते हैं कि मुझे उसे ढूंढना है जिसने मेरे बेटे को मारा। मैडम ना चे ओक से कहती है क्लाइंट चाहता है कि तुम खूनी का पता लगाओ, क्या तुम ये कर पाओगी। यंग गिल होजे से बोलने लगता है कि हमें देश को छोड़कर भाग जाना चाहिए। होजे बोलता है कि अगर ऐसा किया तो मैं दुनिया भर में वांटेड पर्सन बन जाऊंगा। वो अपने दोस्त को फोटो भेजता है खूनी का और कहता है कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को ये फोटो भेज दो और सभी से बोलो कि अगर ये कहीं भी दिखता है तो हमें कॉन्टैक्ट करें। यंग गिल सोचता है कि उसके दादाजी ने अगर ये जिम्मेदारी उसे नहीं दी होती तो आज वो लोग इस सिचुएशन में नहीं फंसते। वो अपने सारे कॉन्टैक्ट को फोटो भेज देता है जो कि पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और वो सब अलग अलग जॉब्स करते हैं जैसे कि नर्स, डिलीवरी बॉय वगैरह वगैरह। मगर साथ साथ वो यंग गिल के लिए खबरी का भी काम करते हैं। चेओक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और वो एक सीसीटीवी फुटेज में होजे को देखती है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका टेसांग है। दूसरी तरफ होजे किलर का फुटेज देखता है, लेकिन अंधेरा होने के वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख सकता। बस उसके हाथ में एक ब्रेसलेट जैसा नजर आ रहा था, लेकिन असली में ये खूनी नहीं बल्कि चेओक थी। यंग गिल का एक खबरी उनको चेओक के बारे में बताता है, जिसे एक बिल्डिंग के ऊपर घंटों बैठी हुई नजर आती है। चेओक सोचती है क्या ये टेसांग है, और पुराने दिनों को भी याद करती है और काम के लिए वो हाँ कर देती है। मैडम ना पूछती है क्या सच में तुम ये काम करना चाहती हो। चेओक कहती है मगर एक शर्त है, मैं मुजरिम को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दूंगी। बिल्डिंग के छत पे वो चली जाती है और वहीं पर बैठे रहती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। तब तक उस बिल्डिंग के पास में होजे पहुंच जाता है और वो उस लड़की को देख लेता है। वहां से जाते हुए वो उसका पीछा करता है और चेओक उसे पकड़ लेती है। उसे पूछती है तुम हो कौन। तो होजे बोलता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने कीहून को मारा है। वो कहती है तुम गलत इंसान को ढूंढ रहे हो, वो मैं नहीं थी। होजे पूछता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही थी। चेओक उसका चेहरा देखकर ठहर सी जाती है और अपने हथियार को पीछे करती है, लेकिन मौका देकर होजे उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो चेओक के सामने टिक नहीं पाता। चेओक उसे देखकर हैरान होती है और उसके मन में यही चल रहा होता है कि आखिर टेसांग जिंदा कैसे हो सकता है। होजे दोबारा खड़ा होता है लड़ने के लिए और चेओक उसे मास्टर जांग टेसांग कहकर पुकारती है। कहती है क्या आप टेसांग हैं या मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो उसे गले लगाती है और उसके बाद शहर में हर जगह एक बायोटेक कंपनी जॉनसियोंग के बारे में एड्स देखते हैं, और वो बायोटेक कंपनी इंसान को और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। चेयरमैन शिनजी ओ इस पर बुक भी लिखे हुए हैं। फिर हम जियोनसियोंग बायोटेक कंपनी के बिल्डिंग को देखते हैं और असली में ये जगह ऑनसियोंग हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ के बायोटेक कंपनी के नीचे वाले एरिया में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है और वहाँ अंडरग्राउंड में डॉक्टर और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमंस पर। और सीजन 1 से तो आप इस जगह को अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, कितना कत्लेआम हुआ था यहाँ। वो सभी वहाँ पर एक सब्जेक्ट A067 को टेस्ट करते हैं जो कि एक आदमी होता है, और उसके सामने एक नाजिन मॉन्स्टर आता है। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था चेओक घायल होकर पानी में गिर गई थी और उसकी जान बचाने के लिए उसकी मां सेशिन ने अपने अंदर से नाजिन निकालकर अपनी बेटी के अंदर डाल दिया। चेओक को होश आ जाता है और वो पानी से बाहर आती है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसे अपने आसपास हर जगह डेड बॉडीज नजर आ रही थी। 2 बच्चे होते हैं जो उसे भीख मांगते हैं कि हमें मत मारो। वो पूछती है यहाँ क्या हुआ था, और वो पूछती है क्या इन सबको मैंने मारा। बच्चे कहते हैं हाँ। ये सब देखकर वो अंदर से हिल चुकी थी कि वो भी एक मॉन्स्टर बन गई है। उस समय हमने देखा था कि कोरिया आजाद हो गया था। सभी लोग जश्न मना रहे थे और चेओक छुप छुप कर टेसांग को देखते ही रहती है और उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन इससे पहले टेसांग उसे देखता चेओक वहां से चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और वो सोचने लगती है कि अब वो सारी चीजें दोबारा से क्यों होने लगी है। चेओक होजे को गले लगाती है टेसांग समझकर, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम तो मुझे जानती भी नहीं, न मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद तुम मुझे कोई और समझ बैठी हो। वो उसे बता देता है कि मेरा नाम होजे है। पूछने लगता है कि तुम उस रात उस अपार्टमेंट में क्या कर रही थी, तुम कीहून को कैसे जानती हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि पुलिस को लगता है कि मैंने उसका खून किया।
चेयोक बोलती है कि मुझे उस लड़के को ढूंढने का काम मिला था, लेकिन इससे पहले मैं उसे बात करती वो मर चुका था। होजे कहता है फिर तो हम दोनों की हालत एक जैसी है, मगर चेयो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुलिस मेरे बारे में नहीं जानती। होजे बोलता है पुलिस तुम्हारे बारे में जानती है क्योंकि उनके पास तुम्हारी फोटो भी है, तुम भी जल्दी सस्पेक्ट बन जाओगी। इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। वो अपनी तारीफ भी करते रहता है कि वो ऐसे कैसे हैंडल करने में माहिर भी है, मगर वो कहती है कि मैं अकेले काम करती हूँ। चेयोक उसे बोल देती है कि तुम अगर खूनी को पकड़ भी लेते हो तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, फिर मुझसे मदद मांगने के लिए आना मत। यंगिल अपने दोस्त से पूछता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चला, लेकिन होजे बोलता है कि बाद में बताता हूँ। और वो अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम किसी मास्टर जांग टेसांग को जानते हो, तो वो कहता है मैंने तो ये नाम पहली बार सुना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा हो। होजे अपने कमरे में आता है और अपने गर्दन के पीछे वाले निशान को देखता है। फिर उसे डिटेक्टिव नो का कॉल आता है और इधर चेयोक जब अपने घर वापस आती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके घर में कोई घुस आया था और टेसांग का फोटो भी वहां से गायब था। फिर उसे मैडम ना का मैसेज आता है जो उसे होजे का फोटो भेजती है, कहती है कि ये करीब 1 साल से लापता है और इसे ढूंढना है। और डिटेक्टिव नो होजे से मिलने के लिए आती है और वो उसे केस फाइल देती है और बताती है कि पिछले 2 महीने से हमारे एरिया में ऐसे ही मर्डर्स हो रहे हैं। की हून 5वां विक्टिम है और सभी के बॉडीज में से एक आंख और ब्रेन गायब था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये खूनी है कौन और ऐसे कैसे वो मर्डर कर रहा है, किस वेपन से वो दिमाग को बाहर निकाल रहा है। देखते हैं जो असली खूनी है सियोंग जो, वही आता है मैडम ना के पास होजे को ढूंढने के लिए और वो पूछता है कि सिल्वर बिल के तरफ से कोई कंफर्मेशन आया कि नहीं। वो सिल्वर बिल के बारे में पूछता है कि आखिर आप दोनों कब से एक साथ काम कर रहे हैं। मैडम ना कुछ भी बताने से मना करती है और वो खूनी बोलता है मतलब ये सिर्फ एक बार नहीं है, यहाँ और भी बहुत काम होता है। मैडम ना बाहर जाकर चेयोक को मैसेज करती है कि तुम यहाँ मत आना, लेकिन वो खूनी मिस्टर ना के पीछे आता है और उसे मार डालता है। डिटेक्टिव नो जो 2 महीने पहले ही क्राइम यूनिट ज्वाइन की है, वो तो सफाई से डिवाइस भी टेबल के नीचे लगा नहीं पाती। होजे उसे पकड़ लेता है और कहता है ऐसा मत करो, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तभी उन दोनों को मैसेज आता है कि एक और विक्टिम मिला है, मतलब 6th विक्टिम। तुरंत दोनों निकलते हैं और देखते हैं कि अगली विक्टिम कोई और नहीं बल्कि मैडम ना है। भीड़ में एक औरत होती है जो ये सब कुछ चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। चेयोक ये सब देखकर सदमे में थी। फिर उसे खूनी का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुमने मैडम ना को क्यों मारा। खूनी उसे होजे के बारे में पूछता है और चेयोक उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो बाहर आकर चेक करती है कहीं खूनी बाहर ही तो नहीं। होजे डिटेक्टिव नो क्राइम सीन तक पहुंच जाते हैं और वो बिल्डिंग के ऊपर चेयोक को भी देख लेता है। चेयोक बाहर खूनी सियोंग जो को देख लेती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो वहां से चल देता है। चेयोक भी उसके पीछे जाती है और होजे चेयोक का पीछा करने लगता है। चेयोक आखिरकार खूनी को ढूंढ लेती है और दोनों के बीच फाइट होती है। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों को मार क्यों रहे हो। खूनी उसे कहता है हमें पता है कि तुम हम में से एक हो। वो अपना टेंटाकल चेयोक के पेट में घुसा देता है। तभी वहाँ होजे पहुंच जाता है और वो लड़की को घायल देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। वहाँ से खूनी गायब हो जाता है और चेयोक वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो टेसांग के घर पे होती है। टेसांग जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैं उस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन यहाँ असली में चेयोक को हॉस्पिटल भेजा जाता है और वो होजे का हाथ पकड़ लेती है, मगर उसे अंदर ले जाया जाता है और उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है जिसे होजे अपने पास रख लेता है। जियोंगसेओंग बायोटेक कंपनी में कैप्टन को चेयरमैन का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि बार में एक औरत को मार दिया गया था। इस वजह से चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कैप्टन कुरो को कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो अपने आदमी से बोलता है सियोंग जो को बुला कर लाओ। होजे को डॉक्टर से पता चलता है कि चेयोक हॉस्पिटल से भाग गई है। कैप्टन कुरो को सियोंग जो को बहुत पीटता है क्योंकि वो आजकल काफी लापरवाही से काम कर रहा था और किसी को भी मार रहा था। कैप्टन कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तो वो कहता है कि अगर मैंने मनमानी नहीं की होती तो अभी तक की हुन जिंदा होता, और आप लोग इतने डरते क्यों हैं? हमारे पास पावर्स हैं, हम लोग खुलकर जी सकते हैं। कुरो को उसे बोलता है कि अगर तुम अपने शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे शक्ति का क्या फायदा। कैप्टन जैसी जाने वाला था, सियोंग जो पूछता है क्या आपको अभी भी लगता है कि होजे मर चुका है? अगर वो जिंदा हुआ तो
पुलिस स्टेशन में कैप्टन यून डिटेक्टिव नो से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ भी अपडेट पता चला, तो वो कहती है फिलहाल तो नहीं। कैप्टन यून उसे डांटते हैं, कहते हैं कि अगर इस तरह बैठी रहोगी तो काम कैसे होगा। मैंने कहा था ना होजे पर नजर रखना, लेकिन हम देखते हैं कि उसने घर पर डिवाइस लगा दिया था लेकिन उसे कोई रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब कि घर पे कोई था नहीं। होजे बार वाले बिल्डिंग के छत पे चला जाता है और ऊपर वाले कमरे में जाकर वो चेक करता है जहाँ पे चे ओक रहती थी। इसके बाद वो जाता है खबरी से मिलने के लिए जो एक बूढ़ी औरत है, और उस औरत को वो पैसे देता है और वो औरत बहुत खुश है कि उसके पोते को नौकरी लग गई है जियोंग सियोंग बायोटेक कंपनी में। बूढ़ी औरत पैसों के लिए थैंक यू बोलती है और उसे मास्टर जान टेसांग कहकर पुकारती है। अनजाने में ही होजे ये सुन लेता है और पूछता है आपने मुझे किस नाम से पुकारा, तो वो औरत उसे बताती है बहुत साल पहले हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर नाम का एक पॉन शॉप हुआ करता था, उसके मालिक का नाम था जान टेसांग। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और इसी नाम से तो चेयोक भी उसे बुलाती थी। कैप्टन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेयरमैन को दिखाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी हम लोग स्टेज 2 पास नहीं कर पा रहे हैं। कैप्टन कुरो को A067 को समझाता है कि मॉन्स्टर से डरो मत, क्योंकि अगर क्रिएचर ये समझ गए कि तुम डर गए हो तो वो तुम पर हमला कर देगा। लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इतने मॉन्स्टर्स को देखकर वो डर गया था और भागने लगता है, तो मॉन्स्टर उस लड़के को मार डालते हैं और मॉन्स्टर गुस्से में कैप्टन को घूरते रहता है। चेयरमैन एक्सपेरिमेंट के फेल होने से थक चुके थे और बोलते हैं अगर ऐसा ही रहा तो हमें वापस उसे बुलाना पड़ेगा। पिछले चेयरमैन ने तुम्हारे अंदर नाजिन प्लांट किया था ताकि तुम ये रिसर्च को आगे बढ़ा सको। अगर तुम ऐसे ही बार बार फेल होते रहे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कैप्टन कुरो को बोलता है कि मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा और चेयरमैन सियोंगजो पर भी काफी गुस्सा थे कि आखिर वो लोगों को मार क्यों रहा है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त होजे यंग गिल से पूछता है मुझे पता चला कि यहाँ पर एक पॉन शॉप हुआ करता था, हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर, और मालिक का नाम था मास्टर जांग टेसांग। ये सुनते ही यंग गिल को खांसी होने लगती है और होजे पूछता है कि पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले मेरे साथ क्या हुआ मुझे तो याद भी नहीं। यंगिल कहता है कि तुझे जो जानना जरूरी था मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। वो अपने दोस्त को भरोसा दिलाता है कि तेरे साथ सब कुछ रिसेट हो चुका है, जो तेरे लिए वरदान है, इसलिए दोबारा अतीत में जाने की कोशिश मत करना। होजे फिर भी जानना चाहता था कि एक्सीडेंट से पहले उसके साथ क्या हुआ। यंगिल कहता है कि तू हमेशा डिप्रेस रहता था, हमेशा उदास रहता था, इसलिए जो अब तेरे पास है उसकी कदर कर, जो हुआ उसे भूल जा। होजे को चेयो का कॉल आता है जो उसके घर के बाहर ही खड़ी थी, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो कहती है तुमने पूछा था ना कि हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। सियोंगजो के पास होजे की तस्वीर होती है और चेयो की बाकी चीजें भी, जिनमें के मियोंग जा की भी फोटो होती है। यंगिल को एम नाम के किसी इंसान का कॉल आता है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। फिर से पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कि चेओक खुद को मॉन्स्टर में बदलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और वो भर भर के पानी पीने लगती है क्योंकि वो अपने अंदर के भूख को मिटाना चाहती थी। क्योंकि जब मॉन्स्टर को भूख लगती है तो उन्हें इंसान को मार कर खाना पड़ता है, लेकिन कई दिन हो जाने पर उसकी भूख बढ़ते जा रही थी, इसीलिए वो एक आदमी को मारने का सोचती है लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो वापस अपने घर पर आकर अपने अंदर एक ड्रग्स इंजेक्ट करके खुद को शांत करती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर गया था जो कि उसे टेसांग ने दिया था। वही एक चीज थी जिसे वो खुद को टेसांग से जुड़ा हुआ महसूस करती थी, इसलिए उसे खोकर वो रोने लगती है। तभी उसकी नजर जाती है बुगांग कंपनी के कार्ड पर और उसी का एड्रेस फॉलो करते हुए वो होजे के पास पहुंच गई थी। वो चेओ को अंदर लाता है और वो उससे काम की बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उससे उसका नाम पूछता है, मगर वो गुस्से में उसे कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। होजे उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है क्योंकि उस दिन वो बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन चेओक उसे समझा देती है कि अगर एक साथ काम करना है तो एक दूसरे से पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे तो अच्छा होगा और मैं जो बोलूंगी वही करना पड़ेगा। होजे हंसने लगता है पर कहता है कि तुम्हारे साथ काम करना तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैडम ना को वो कॉल लगाती है जो मर चुकी थी, लेकिन उसका फोन जरूर खूनी के पास होगा। ये सब कुछ बाहर से यंगिल और डिवाइस के मदद से डिटेक्टिव नो सुन रहे थे। उसे टेसांग का स्केच दिखाती है, पूछती है कि तुम्हें यह जाना पहचाना नहीं लगता। सियोंग जो कैप्टन से मिलने आता है, मगर कैप्टन कुरो को उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ वहाँ घूमने से मना किया गया था ना। पर सियोंग जो कैप्टन से पूछता है कि आपकी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, आप हर चीजों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कहीं आपको डर तो नहीं है कि हम सब आपके लिए खतरा बन जाएंगे? क्या इसीलिए आपने होजे पर एक्सपेरिमेंट किया था? कैप्टन बोलते हैं कि होजे अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए उसे करना पड़ा। सियोंगजो के पास मैडम ना का फोन था जिसमें सिल्वर बिल का कॉल आता है और होजे सियोंगजो से पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। सियोंगजो बोलता है कि मतलब तुम उस लड़की के साथ हो, वो लड़की बच गई, इसका मतलब यही हुआ
कि वो लड़की हम में से एक है। होजे बोलता है कि हम में से एक का मतलब क्या, लेकिन वो फोन काट देता है। होजे चेओक से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या था कि तुम हम में से एक हो। तभी फोन में मैसेज आता है कि वो खूनी उन लोगों से मिलना चाहता है। चेओक वहां से अकेले निकलती है और वो उसे थैंक यू बोलती है, कहती है यहाँ से मैं अकेले संभाल लूंगी। होजे अभी भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये जिंदगी मिली है, दोबारा इन सब में घुसोगे तो निकल नहीं पाओगे। होजे फिर भी नहीं मानता, कहता है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम दोनों पार्टनर बन के ही काम करेंगे। डिटेक्टिव नो कैप्टन यून को कॉल करके बताती है कि दोनों सस्पेक्ट किसी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। यंग गिल अपने दोस्त को बहुत समझाता है कि इस मीटिंग में उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो लड़की के बारे में कुछ जानते भी नहीं कि आखिर सिल्वर बिल का असली नाम है क्या। होजे कहता है कि वो जाने वाला है और उसे कहीं ना कहीं लड़की पर भरोसा भी है। यंगिल कहता है कि तू बस उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। खैर, दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी खबड़ी को देखते हैं जिसका पोता होता है जोंग हायोक। काम के बाद वो घर वापस आता है तो देखते हैं कि वो उसी बायोटेक कंपनी में काम करता है और वो पैर से लाचार था, वो ठीक से चल नहीं पाता। बोलता है कि कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। फिर वो देखता है कि उसकी दादी उसके लिए नया सूट लेकर आई थी, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। इधर रात के समय होजे अपने दोस्त के साथ और चेओक सियोंगजो के साथ मीटिंग करने के लिए निकलते हैं। तब वो लोग एक लोकेशन तक पहुंचते हैं जो कि एक बंद बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री टाइप। अंदर जाने से पहले चेओक होजे को एक्सप्लोसिव देती है, जिससे कि वो हैरान हो जाता है। पूछता है कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और बहुत समय इधर उधर भटकने के बाद दोनों को समझ आ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे नाजिन मॉन्स्टर्स आए हुए हैं और वो मॉन्स्टर्स के जाल में फंस गए हैं। नाजिन हमला करने वाले होते हैं और होजे वहां से भागने की कोशिश करता है। चेओक कई नाजिन से लड़ती है और बाहर से यंग गिल आवाज सुनता है और वो बेसबॉल बैट लेकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाने वाला था कि उसके सामने सियोंगजो आ जाता है और अंदर में होजे चेओक दोनों किसी तरह खुद को बचा लेते हैं और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर ये लोग है कौन, क्या ये लोग इंसान हैं। चेओक कह देती है फिलहाल बाहर निकलने में फोकस करते हैं। होजे को बचाने के लिए वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और खुद अकेले नाजिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर होजे अपने दोस्त को घायल देखता है और सियोंगजो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। चेओक सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद थोड़ी घायल हो गई थी। तभी वहां एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और पूछता है कि तुम ही हो सिल्वर बिल। फिर वो सभी लोग वहां पर एक गैस रिलीज करते हैं और चेओक को पकड़ के रखते हैं ताकि इस गैस नाइट्रोजन से वो बेहोश हो जाए। सियोंगजो होजे को बताता है कि तुम्हारी सर्जरी हुई थी, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है या ये सब एक नाटक है। फिर वो दिखाता है कि वो मॉन्स्टर है और होजे को पीटने लगता है। वो उसे यहाँ से वहां पटकने लगता है और बहुत टॉर्चर करता है। फिर वहां घायल चेओक को लाया जाता है जो कि अपने होश में नहीं थी। सियोंगजो तीनों को मार डालने वाला था और जैसे ही चेओक के शरीर के अंदर वो टेंटेकल घुसाता है, होजे को फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। चेओक बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। होजे ये देखकर परेशान हो जाता है कि तभी वहां यंग गिल पहुंच जाता है गाड़ी लेकर और वो सारे मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है और अपने दोस्त से कहता है गाड़ी में बैठने के लिए। फिर वो तीनों वहां से निकलते हैं और सियोंगजो अपने लोगों से कहता है उन्हें जाने दो, उन दोनों को समझ आ जाएगा कि वो लड़की आखिरकार है क्या। होजे अपने दोस्त से कहता है जल्दी से हॉस्पिटल चलने, लेकिन तभी चेओक वापस अपने होश में आ जाती है, लेकिन उसका बहुत खून बह गया था और उसे अगर खुद को ठीक करना है तो उसे लोगों को मारकर खाना पड़ेगा। उसे भूख लग रही थी, वो अपना भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उन दोनों से कहती है गाड़ी रोको। वो गाड़ी को क्रैश करवा देती है और वहां से भाग निकलती है। होजे उसके पीछे जाता है और चेओक उसे चिल्लाकर बोलती है मेरे से दूर रहो, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन होजे उसे गले लगा लेता है और उसे एक नाम याद आया था, चेओक, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है। वो भी उसे गले लगा लेती है। डिटेक्टिव नो क्रैश हुई गाड़ी के सामने आती है और सामने में यंग गिल और होजे घायल पड़े हुए थे और चेओक मिसिंग थी। होजे 1945 के ओनसियोंग हॉस्पिटल के फ्लैशबैक्स को देखने लगता है और वो उस मॉन्स्टर को भी देखता है और अचानक वो नवोल के बात को सुनकर होश में आ जाता है और हॉस्पिटल में वो एडमिट था। डिटेक्टिव नो वहां पहुंचती है तो देखती है कि होजे वहां पर हैंडकफ था। डिटेक्टिव जानना चाहती है कि आखिर कल वो किससे मिलने के लिए गया था। होजे पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है। डिटेक्टिव बताती है कि तुम्हारे दोस्त को सेरिब्रल हैमरेज हुआ था और डिटेक्टिव उसे बोलती है कि हमें जो वहां पर बेसबॉल बैट मिला उसमें तुम्हारा डीएनए था, मतलब सबूत के मुताबिक होजे अपने दोस्त पर हमला किया। पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कौन थी, क्या वही खूनी है। होजे कहता है ऐसा नहीं है,
डिटेक्टिव बस ये सब कुछ जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था। देखते हैं कि चेओक उसे गले लगा लेती है, तभी बेसबॉल बैट से उसका दोस्त यंग गिल उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम मिलते हैं लेडी मैदा से, जो कि चेयरमैन के साथ चाय पी रही थी। लेडी मैदा उसे समझाती है कि कोई भी इंसान हमेशा पूरा नहीं होता, हमारे अंदर कमी तो होती ही है और इसी कमी के वजह से हम अनजाने में ही सही दूसरों की बुराई सोच लेते हैं। इसीलिए जन्म से लेकर मरने तक हम जो भी फैसला करते हैं उसमें हमारा खुद का फायदा छुपा होता है। इसलिए लोगों की जज्बातों को छोड़ो, हमें अपना काम करना है और इस काम के जरिए हम एक बड़ा बदलाव लाना है और जैसे भी हो वो इंसान मेरे सामने चाहिए। लेकिन कमरे के बाहर कोई तो थी जो उन दोनों के बातों को सुन रही थी। इधर कैप्टन यॉन बंद फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां के मॉन्स्टर्स के बीच कल रात लड़ाई हुई थी और वहां कैप्टन को डिटेक्टिव नो का कॉल आता है और डिटेक्टिव बताती है कि ऐसा लगता है जैसे होजे को सदमा लगा है। पहले तो वो अपने दोस्त से मिलना चाहता था लेकिन अचानक वो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि आज दोपहर तक उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कैप्टन बोलते हैं तब उसे पुलिस स्टेशन लेकर आना। होजे के हाथ में एक नर्स एक पर्ची पकड़ाता है लेकिन असली में वो सियंग जो है जो उसे कहता है आवाज मत करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्राइम सीन पर कैप्टन अजीब अजीब चीजें देखता है जो किसी इंसान के हाथों होना तो नामुमकिन था। तभी वहां उसे गैस कंटेनर मिल जाता है जिससे कि चेओ को बेहोश किया गया था। उसमें नाइट्रोजन गैस था जिससे कि मॉन्स्टर को बेहोश किया जाता है और ये जोंगसियोंग बायोटेक कंपनी का है। होजे सियोंगजो के साथ नहीं जाना चाहता लेकिन सियोंगजो कहता है कि तुम्हें उस लड़की को ढूंढना नहीं है। देखते हैं कि चेओक हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड जेल में बंद होती है। इधर जैसे ही डिटेक्टिव होजे के रूम में आती है वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। होजे आईसीयू के बाहर आता है और इधर पुलिस की बैकअप टीम पहुंच जाती है और कैप्टन यून को भी पता चलता है होजे भाग गया है तो वो काफी गुस्सा होता है। होजे यंग गिल से पूछता है कि आखिर तुमने वैसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों रोका, वजह तो बता दो। तभी धीरे से उसका दोस्त जवाब देता है वापस मत जाओ, दोबारा अपने अतीत में मत जाओ। चेओक बायोटेक कंपनी के बिल्डिंग में कैद होती है और देखते हैं कि डॉक्टर उसके ब्रेन को स्टडी कर रहे थे और उसके ब्रेन में नाजिन देखा जा सकता है, मगर डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर नाजिन लार्वा दिमाग के ऊपर हिस्से वाले जगह में बैठ जाते हैं। लेकिन चेओक और सियोंगजो के केस में दोनों के ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में ये लार्वा चिपक गए हैं। मतलब कि सियोंगजो को अपनी माँ से जो मैच्योर नाजिन मिला था, इस लड़की के केस में भी ऐसा ही हुआ है। चेओ के बगल वाले सेल में एक और कैदी को देखते हैं और वो उसे पूछती है ये कौन सी जगह है, मगर देखते हैं वो कैदी कोई और नहीं बल्कि खबरी का पोता जोंग हायोक है। देखते हैं उसे और भी कई लोगों को बायोटेक कंपनी में बुलाया जाता है ताकि उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जा सके। डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे सामने जो पानी रखा हुआ है उसे पीते ही तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जॉन हायक पूछता है क्या अगर ये ट्रीटमेंट काम कर गया तो मैं दोनों पैरों में चल पाऊंगा। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें पोलियो हुआ था और तुम इस एक्सपेरिमेंट के बाद बिल्कुल चल पाओगे। यहाँ सभी लोग पानी पी लेते हैं और बूढ़ी औरत देखती है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन आ गया था। हैरान होकर वो अपने पोते को फोन करती है लेकिन जोंग हायक फोन नहीं उठाता। यहाँ सारे टेस्ट सब्जेक्ट की हालत खराब होने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली उस पानी में एक नाजिन था। चेओक लार्वा को देख पा रही थी, गर्दन के पीछे से होते हुए वो ब्रेन पे जाने की कोशिश कर रहा था। होजे वापस अपने घर आता है और उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था कि आखिर वो पहले क्या था, उसकी जिंदगी क्या थी। फिर उसे टेबल पर जूनटे की तस्वीर मिलती है और वो फ्रेम को खोलता है तो उसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं 1945 के समय के, और वो खुद के जैसे दिखने वाले एक इंसान को देख पा रहा था लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके कान में जोर की आवाज आती है और वो अपने सामने अपने पुराने परिवार को देख पाता है। टेसा हम सभी के साथ वहाँ फोटो खिंचवाता है और आखिर में वहाँ वो अपने दोस्त जूनटे को भी खींच के लाता है फोटो खिंचवाने के लिए। होजे याद करता है चेओक एक दीवार को घूर रही थी, इसीलिए वो उस दीवार को तोड़ देता है और अंदर में उसे 1945 के समय वाला पॉन शॉप मिल जाता है और वहां पर वो अपने नाम का बहुत सारा फेक आईडी कार्ड देखता है और चेओक का वांटेड पोस्टर भी, क्योंकि पिछले सीजन में चेओक ने डॉक्टर इचिरो को मारा था। तभी वहां पर बिजली चली जाती है और सियोंगजो वहां पहुंच जाता है। होजे उससे लड़ने लगता है और सियोंगजो उसे कमजोर बोलता है, कहता है कि इस हालत में तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे। वो जानता है कि होजे की याददाश्त लौट रही है। तभी वहां डिटेक्टिव नो पहुंच जाती है और सियोंगजो से मार खाने के बाद होजे बुरी तरह घायल हो गया था और जैसे ही डिटेक्टिव अंदर आती है दोनों वहां पर नहीं होते। चेओक जोंग हायोक को बेहोश देखती है कि तभी वहां पर कैप्टन कुरोको आते हैं और बोलते हैं कि कुछ समय के लिए ये बेहोश रहेगा। होश आने के बाद सबसे पहले ये अपनी भूख मिटाएगा।
और तुम तो जानती हो कि आगे क्या क्या होता है। चेओक उसे पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या हासिल करना चाहते हो, इतने सालों से लोगों को तरपा क्यों रहे हो। कुरोको उससे भी कई सवाल पूछता है कि आखिर वो कितने सालों से नाजिन के साथ रह रही है, क्या उसके जैसे और भी है बाहर। वो उसे पूछती है क्या ये जगह ओंसियोंग हॉस्पिटल है। कैप्टन बताता है कि जंग के बाद यह हॉस्पिटल पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसी जगह एक बायोटेक कंपनी की ऑफिस बनाई गई, जोंगसियोंग बायोटेक, और इस कंपनी के चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि कैप्टन काटो और लेडी मैदा हैं। लेकिन प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है शिनजी, जो कि कैप्टन काटो का बेटा है। चेओक सोचती है मतलब पहले कुछ भी खत्म ही नहीं हुआ था, अभी भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। आखिर में लेडी मैदा हॉस्पिटल पहुंचती है और चेओक को लेडी मैदा के सामने लाया जाता है। सियोंग जो होजे को एक बहुत बड़े पानी के कंटेनर के सामने लाता है और वो होजे से कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, जिसे मैं जानता था। मिलवा पाओगे। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत लेडी मैदा नहीं है, बल्कि लेडी मैदा अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जवान और खूबसूरत। ये देखकर चेओक काफी ज्यादा डर गई थी। लेडी मैदा बोलती है दोनों काफी साल के बाद मिल रहे हैं। होजे उस पानी में एक नाजिन को देखता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम टेसांग को देखते हैं और उसे एक लेटर मिलता है। इस बारे में वो नवोल से पूछता है कि आखिर ये लेटर किसने दिया, क्योंकि इसमें नाम भी नहीं लिखा था, पर इस बारे में तो वो भी नहीं जानती थी। लेटर में लिखा हुआ था मूनलाइट बार में तुम्हारा इंतजार रहेगा। वो बार पहुंचता है तो वहां पर लेडी मैदा उसका इंतजार कर रही थी। पता चलता है कि कोरिया की आजादी को 2 साल हो चुके हैं और टेसांग को लग रहा था लेडी मैदा जापान चली गई होगी। वो उसे पूछता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लेडी मैदा बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे माफी मांगो, क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मेरी ये हालत कर दी। टेसांग बोलता है तुम लोग जो हॉस्पिटल में इंसानों के साथ कर रहे थे उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। वो लेडी मैदा से बोल देता है आपको जापान वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका राज्य खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही वहां से निकलने वाला था लेडी मैदा के लोग उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ पॉन शॉप में लेडी मैदा के लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग मैनेजर बोमो और नवोल को बहुत पीटते हैं। लड़ते लड़ते टेसांग भी बुरी तरह घायल हो जाता है और लगातार उसके शरीर पर खंजर से वार करते हैं। नवोल भी इतनी घायल हो गई थी कि वो भी बेहोश हो जाती है। लेडी मैदा टेसांग को देने के लिए एक शीशी निकालती है जिसमें के पानी था और पानी में एक नाजिन होता है। टेसांग को जब होश आता है तो वो अपने पॉन शॉप में होता है और देखते हैं कि उसका परिवार मर चुका था। अचानक उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे उल्टी होती है। नवोल को होश आ जाता है और वो अपने मास्टर से पूछती है कि आप ठीक हैं, पर टेसांग कहता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। टेसांग नवोल पर हमला करने वाला था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और उनसे कहता है आप यहाँ से चले जाइए। तभी नाजिन टेसांग पर हावी होने लगता है। यहाँ प्रेजेंट में लेडी मैदा तैयार हो रही थी और वो अब अपने दुश्मनों को बर्बाद करके छोड़ेगी। चेओक अपने सामने उसे देखकर हैरान थी। पूछती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो वो कहती है बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम जिंदा हो। वो कहती है सब कुछ धुंधला हो चुका था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी यादें ताजा हो गई, जैसे कि कल की ही बात हो। चेओक हैरान थी और उसे पूछती है कि आखिर तुम इस जमाने में क्या कर रही हो। तो लेडी मैदा कहती है तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम आज सांस ले पा रही हो तो मेरी वजह से। टेसांग भी आज मेरी वजह से जिंदा है। चेओक गुस्सा हो जाती और चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया। लेडी मैदा बोलती है क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त माना, लेकिन उसने मुझे अपना दोस्त नहीं माना, तो सोचा दुश्मन ही बना लूं। चेओक को वापस काल कोठरी में डाल दिया जाता है और कुरोको लेडी मैदा से पूछता है कि आखिर उस लड़की को एक्सपेरिमेंट में शामिल क्यों किया जा रहा है। लेडी मैदा कहती है मैं तो बस उसे बदला लेना चाहती हूँ। चेओक अपने दूसरे तरफ होजे को देखती है और उसे टेसांग कहकर पुकारती है। टेसांग स्योंगजो को पूछता है कि अगर वो अपने अतीत में वापस गया तो क्या वो उसे हरा पाएगा और क्या वो चेओक को बचा पाएगा। स्योंगजो कहता है हो सकता है। टेसांग वाटर टैंक की तरफ रेंगने लगता है और पानी में गिर जाता है और एक नाजिन उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे कि वो इन्फेक्ट हो जाता है और उसके घाव जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से उसके पुराने मेमोरीज वापस आ जाते हैं बिल्कुल क्लियर। चेओक ये देखकर परेशान थी और गार्ड से कहती है मुझे टेसांग से मिलना है, मगर गार्ड नहीं मानता और वो चेओक को कंट्रोल में लाने के लिए नाइट्रोजन गैस स्प्रे करते हैं, लेकिन वो अपना नाक ढक लेती है और नाजिन बनने के बाद टेसांग एक मुक्के में ही स्योंगजो को मार कर गिरा देता है और उसे पूछता है वो लड़की कहाँ है। चेओक मास्क पहन लेती है और किसी तरह गार्ड से लड़कर बाहर निकलती है। दूसरी तरफ स्योंगजो को होश आता है और वो भी घायल था और सारे गार्ड्स मरे हुए थे और वो कुरोको को कॉल करके बता देता है कि टेसांग भाग चुका है और वो अब चेओक को ढूंढने के लिए निकला है। लेडी मैदा ऑर्डर देती है उसे मेरे सामने लेकर आओ और
उस लड़की चेओक को मार डालो। वो बूढ़ी खबरी होजे के घर के बाहर पहुंचती है और अंदर में डिटेक्टिव अपना डिवाइस देखती है जो कि खराब हो चुका था और वो दीवार टूटा हुआ देखती है। जैसे ही वो अपना फ्लैश लाइट ऑन करती है वो बूढ़ी औरत को देखकर डर जाती है। बूढ़ी औरत उस पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने उस दीवार को क्यों तोड़ा। डिटेक्टिव कहती है मैंने ये नहीं किया। वो बताती है कि यहाँ जो रहता है होजे वो मर्डर सस्पेक्ट है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम लोग हमेशा मासूम लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, असली मुजरिम तो खुले घूम रहे हैं। वो डिटेक्टिव से कहती है कि तुम्हारा कोई कैप्टन तो होगा ना, उसे कॉल लगाओ। बूढ़ी औरत कैप्टन योन से बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और वो उसे मिलना चाहती थी। सियोंग जो कुरोको से कहने लगता है टे-सांग जब भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसे हमारी बॉस ही कंट्रोल में ला सकती है या फिर हमारा टेस्ट सब्जेक्ट 71 जो तैयार हो गया होगा उसे भी ला सकते हैं। टे-सांग चेओक तक पहुंचने के लिए धराधर गार्ड्स को मार रहा था। लेडी मैदा हालात को बेकाबू होते हुए देखते रहती है। चेओक गार्ड्स को मारते हुए टे-सांग तक पहुंच जाती है, लेकिन टे-सांग गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वो लड़ते लड़ते एक लोहे का टुकड़ा चेओक के शरीर में घुसा देता है। चेओक उसे कहती है अब शांत हो जाइए, मैं आ चुकी हूँ। सियोंग जो सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ देता है और सारे गार्ड्स को भी मार डालता है ताकि टे-सांग और चेओक वहां से भाग सकें। और सियोंग जो कुरोको के सामने खुद को घायल करके नाटक करता है, कहता है कि वो दोनों मुझे मारकर भाग गए, शायद वो दोनों टनल 5 के तरफ गए होंगे। उन सभी के जाने के बाद देखते हैं कि चेओक बुरी तरह घायल थी और वहीं बैठी हुई थी। देखते हैं कि टे-सांग सियोंग जो से मदद मांगता है लड़की का ख्याल रखने के लिए और वो टे-सांग से कहता है टनल 5 की तरफ भाग जाने के लिए। कुरोको और पूरी फौज टनल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर टे-सांग नजर नहीं आता। इसलिए कुरोको को सियोंग जो पर शक होने लगता है। सियोंग जो टे-सांग से कहता है कि वो तुम्हारा बाहर इंतजार करेगी और ऐसे जाओगे तो लोगों की नजरों में आ जाओगे, तो साफ कपड़े पहन लो। टे-सांग थैंक्स बोलने के लिए सियोंग जो के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन वो कहता है अब ये मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। और वो जाते जाते बोलता है पिछले साल मैं पहुंच नहीं पाया था तो उसके लिए सॉरी। टे-सांग तुरंत स्टेशन तक पहुंच जाता है और वहां वो चेओक को ढूंढ रहा था। आखिर में वो उसे सामने बैठी हुई दिखती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम लेडी मैदा को देखते हैं। पता चलता है कि सियोंग जो उसका एडॉप्टेड बेटा था, लेकिन एक दिन घर पर काम करने वाली एक नौकरानी को वो मार डालता है क्योंकि वो शुरू से ही एक मॉन्स्टर था। वो छोटे लड़के को समझाती है कि तुम लोगों को मारते हो ये बुरी बात नहीं है, बस पकड़े मत जाना। सियोंग जो पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो लेडी मैदा उसे कहती है कि बड़ों से उल्टा सवाल नहीं पूछते, मैं जो कहती हूँ वो मान लो। कैप्टन काटो सियोंग जो के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लेकिन सियोंग जो तो बस यही चाहता था कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसे गले लगाए। कैप्टन काटो लेडी मैदा को बताते हैं कि आखिर ये लड़का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ना जिन इसकी माँ अकीको से मिला था, ना जिन उस लड़के के बॉडी में बचपन से है, इसीलिए उसका बॉडी बिल्कुल एक्टिव है सेशन की तरह, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए ना जिन चेओ के अंदर डाल दी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। देखते हैं कि अभी भी सियोंगजो को अपने परिवार से वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहता था, वो बस उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था। फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है सर्व करने के लिए, जिसे हमने पहले भी देखा था, और वो उसके सामने एक वायल रखती है जिससे कि वो घबराने लगता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर सियोंगजो जॉन हायोक के सेल के सामने जाता है और देखता है कि वो भी अब नाजिन बन चुका था। सियोंगजो उसे जेल से बाहर निकालता है। इधर दूसरी तरफ हम टे-सांग चेओक को देखते हैं जो कि एक साथ सो गए थे और सुबह उनकी नींद खुलती है। चेओक को ये कोई सपना लग रहा था और वो उसके करीब जाकर सोने लगती है। कुरोको देखता है कि जॉन हायोक जेल में नहीं था और वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, इसीलिए वो इस बारे में सियोंगजो से जाकर बात करता है और पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, और वो मान लेता है कि मैंने ही उसे बाहर निकाला, मैं चाहता था कि आप जो चाहते हैं वो ना हो। जॉन हायोक स्टेशन में होता है और नाजिन बनने के बाद उसे भूख लग रही थी। सियोंगजो टे-सांग से मिलता है और उसे बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बूढ़ी खबरी कैप्टन यून से जाकर बात करती है और उसे बहुत डांटती है कि आखिर उसने होजे को सस्पेक्ट कैसे बना लिया, और उसे समझाती है कि गोल्डन ट्रेजर का तुम्हारे परिवार पर कितना एहसान है, फिर भी तुम इसे जस्टिस कहते हो। वो परेशान होकर कहने लगती है कि उसका पोता जॉन हायोक गायब हो गया है। बोलती है कि वो किसी ट्रेनिंग के लिए गया था और उसे 10 मिलियन मिले थे, लेकिन उसका तो अब फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। कहती है कि वो जोंगसियोंग बायोटेक कंपनी में काम करता है। कैप्टन समझ जाते हैं कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उस बायोटेक कंपनी से जुड़ा हुआ है। अचानक वहाँ डिटेक्टिव नो आती है और वो भी पूछती है कि आप उस बूढ़ी औरत को कैसे जानते हैं, और वो ये भी जानती है कि कैप्टन और होजे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तभी उसे फोन आता है जिससे वो शॉक हो जाता है।
और वो लोग टीवी पर देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर मर्डर होने की वारदात सामने आई है। 3 लोगों की हत्या हुई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। देखा गया है कि एक 20 साल का लड़का अपने होश में नहीं था और उसी ने ये सारा कांड किया है। चेओक लड़के को देखकर समझ जाती है ये तो वही है जिसे वो हॉस्पिटल में देखी थी। इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। सियोंग जो बोल देता है कि मैंने ही उसे बाहर निकाला था और वो सफाई देता है कि जब तक लोगों को इस बारे में पता नहीं चलेगा उन्हें यकीन नहीं होगा। चेओ कहती है इस वजह से 3 लोग मारे गए, तो वो कहता है अगर ऐसा नहीं किया होता तो और भी लोग मारे जाते हैं। लेडी मैदा जो भी प्लान कर रही है वो बहुत खतरनाक है। चेओक सियोंगजो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। सोचती है कि लेडी मैदा के कहने पर वो यहाँ शायद आया होगा। कैप्टन देखता है कि जॉन हायोक को लॉकअप में बंद किया गया है। उसे काबू में लाना काफी मुश्किल था, इसलिए उसे बिजली का झटका देना पड़ा। कैप्टन उसे बात करता है क्योंकि वो उसे पहचान गया था कि ये तो उसी बूढ़ी औरत का पोता है, लेकिन वो लड़का कैप्टन पर हमला कर देता है। तभी उसे टेसांग का कॉल आता है और कैप्टन को वो बोल देता है मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर वो दोनों जोंग हायो के बारे में बात करते हैं जो कि हॉस्पिटल से भाग गया था। चेयरमैन कुरोको को थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो काफी गुस्से में थे। उनका एक टेस्ट सब्जेक्ट भाग निकला। कुरोको कहता है सियोंगजो ने ऐसा किया, इस बारे में आप लेडी मैदा से पूछिए। वो चेयरमैन से कहता है कि लेडी मैदा के इरादे कुछ सही नहीं लगते। उनके डिसीजन के वजह से ये कंपनी खतरे में आ जाएगी। पहले वाले चेयरमैन मतलब आपके पिताजी ने मेरे अंदर नाजिन इंजेक्ट किया था ताकि मैं इस कंपनी के प्रति वफादार रहूं। इसीलिए अगर कोई भी बायोटेक कंपनी के रास्ते में आएगा तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा, चाहे वो टेसांग हो या लेडी मैदा। सियोंगजो लेडी मैदा का दिया हुआ वायल देखने लगता है। दूसरी तरफ टेसांग आने वाले फाइट की तैयारी कर रहा था। चेओक उसके साथ जाना चाहती है लेकिन वो मना करता है। चेओक उसे कहती है मैं कभी मरने नहीं वाली और मैं अपनी जिंदगी का हर वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कैप्टन देखता है कि पुलिस स्टेशन में कुरोको और उसके लोग पहुंच गए थे जॉन हायोक को बाहर निकालने के लिए। टेसांग जोंग हायोक को बचाना चाहता था और सियोंगजो उसे रोकता है। कहता है कि वो हॉस्पिटल से तो भाग निकले तो फिर वो वापस वहां क्यों जाना चाहता है। वो उसे समझाता है यहाँ से दूर चले जाओ, उस लड़की को लेकर खूबसूरत जिंदगी बिताओ। लेकिन टेसांग अच्छा जिंदगी जीना तो चाहता है लेकिन अपनी सारी मुसीबतों को खत्म भी करना चाहता है। तभी उसे डिटेक्टिव नो का कॉल आता है जो उसे बताती है कि बायोटेक कंपनी से कुछ लोग आए हैं। कंपनी के लोग कैप्टन यून को बताते हैं कि हमारा लड़का हमारे हवाले कर दीजिए। कैप्टन मना करते हैं। कुरोको सामने आता है और कैप्टन को समझाता है कि फिलहाल हमें पब्लिक सेफ्टी को भी देखना है। अगर ये बीमारी लोगों में फैल जाती है तब आप क्या करेंगे। सियोंगजो भी दोनों के साथ जाने के लिए मान जाता है और कैप्टन और बाकी के ऑफिसर्स देखते हैं बायोटेक कंपनी के लोग कैमरे को ढक देते हैं और पीपी किट पहनकर अपना काम करते हैं। कुरोको जॉन हायोक को जोर का धक्का देता है और आखिर में वो लोग उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं और उस लड़के को लेकर वहां से निकलते हैं। टेसांग चेओक वो सभी कंपनी के गाड़ी को फॉलो करते हैं। डिटेक्टिव नो भी उनके पीछे जाती है और जब कैप्टन डिटेक्टिव को कॉल करता है तो डिटेक्टिव बोलती है कि मैं बायोटेक कंपनी जा रही हूँ। पहले ही वो लोग उस लड़के को वहां से ले जा रहे हैं लेकिन मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। तभी वहां बूढ़ी औरत आती है और कैप्टन से पूछती है मेरा पोता कहाँ है और वो उसे समझाने लगती है मेरा पोता किसी को मार नहीं सकता। सियोंगजो चेओक से पूछता है तुम टेसांग से कितना प्यार करती हो, तो वो उल्टे मुंह कहती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुम्हें क्यों बताऊं। तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि उसके और लेडी मैदा के बीच क्या हुआ था। पिछले साल वो बायोटेक कंपनी का लैबोरेटरी तबाह करना चाहता था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं होजे की मदद करूंगा लेकिन मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। देखते हैं 1 साल पहले लेडी मैदा सियोंगजो से पूछती है क्या तुमने सच में ऐसा कहा कि तुम टेसांग के लिए अपनी जान दे सकते हो। तो वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे एहसास करवाया है कि मेरे जैसे लोग भी जिंदगी जी सकते हैं। लेडी मैदा गुस्सा होती है, कहती है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर तुम्हें पाला लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। फिर वो उसके अंदर एक दवाई इंजेक्ट करती है और कहती है कि अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारे अंदर जो नाजिन है वो सो जाएगा, मतलब कि तुम्हारी बॉडी अब तुम्हें हील नहीं कर पाएगी और तुम्हें अगर गोली लगेगी तुम मर जाओगे। अब अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो और अब तुम्हें एहसास होगा कि इंसान कितने कमजोर होते हैं। ये भी समझ आएगा कि किसी और के लिए मरने का कोई फायदा नहीं होता। फिर वो चेक करने के लिए अपना हाथ काटता है तो काफी खून बहने लगता है जिससे कि वो रोने लगता है क्योंकि उसकी शक्ति जा चुकी थी, इसलिए वो टेसांग की मदद नहीं कर पाया। जब कुरोको और उसके गुंडे टेसांग को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं, चेओक उसे कहती है तुम डर गए थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, डर तो हर किसी को लगता है। फिर वो अचानक चेओक के गले में वही दवाई इंजेक्ट कर देता है और ये वही दवाई है जिससे कि नाजिन 24 घंटे के लिए सो जाता है और चेओक कमजोर हो जाएगी। उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो उसे पूछती है तुमने
ऐसा क्यों किया। टेसांग कुरोको एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ क्या क्या हो रहा था इसकी खबर लेडी मैदा को भी मिलते रहती है। सियोंग जो अपने टेंटाकल से चेओक पर हमला कर देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और देखते हैं कि कैप्टन कुरोको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड भी डिजेबल होती है और वो चल नहीं पाती। तो कुरोको अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है बस 3 महीने इंतजार करना, और वो 3 महीने जोंग हायुक पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था क्योंकि वो भी पैर से लाचार होता है। और 3 महीने नाजिन मैच्योर होने के बाद वो उस नाजिन को अपने गर्लफ्रेंड के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देगा। फिर से फ्लैशबैक में हम टेसांग और सियोंग जो को देखते हैं और टेसांग कहता है कि मैं ये जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बस ये दिखाने के लिए कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, ये दिखाने के लिए कि उन लोगों ने जिनको टॉर्चर किया वो आज भी जिंदा हैं, और अगर ऐसे लोगों से नहीं लड़ा तो ये दुनिया बद से बदतर होती चली जाएगी। सियोंग जो पूछता है आपको मुझ पर कितना भरोसा है, तो वो कहता है पूरा भरोसा है। इधर प्रेजेंट में सियोंग जो से चेओक पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वो कहता है कि मैं टेसांग जैसा बनना चाहता था, असली इंसान की तरह जीना चाहता था, लेकिन मैं वैसा कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं हूँ तो एक मॉन्स्टर ही, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा रहता है कौन मरता है। इसलिए जब बोर हो जाता हूँ तो लोगों को मारता हूँ, जब भूख लगती है तो लोगों को मारता हूँ, अभी इसी में मजा आता है। चेओक उसे कहती है तुम्हारी माँ का नाम अकीको था, तुम्हें पता है ना कि उसे किस तरह मारा गया। सियोंग जो कहता है मुझे पता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उस समय जो लेडी मैदा को सही लगा उन्होंने किया, असली में मैं लेडी मैदा का इस्तेमाल कर रहा था बस सरवाइव करने के लिए। लेडी मैदा ने बोला था चेओक को ढूंढकर लाने के लिए और उसे मारने वाला होगा टेसांग, लेकिन ऐसा सियोंग जो नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो खुद चेओक को मारने वाला था कि तभी वहाँ डिटेक्टिव नो आ जाती है और सियोंग जो पर गोली चला देती है। चेओक डिटेक्टिव को लेकर वहाँ से निकलती है और फिर वहाँ पर नाजिन मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं और चेओक डिटेक्टिव से कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मारी जाओगी। नाजिन सोल्जर्स हमला कर देते हैं और सियोंग जो भी ये समझ जाता है कि लेडी मैदा ने उसे धोखा दिया, वो उसे आखिरकार मारना ही चाहती थी, लेकिन फिर भी वो कई लोगों को मार डालता है और टेसांग कुरोको से लड़ता है और वो उसे एक इंजेक्शन ले लेता है 24 घंटे के लिए, जिससे नाजिन शांत हो जाता है। टेसांग उसे इंजेक्ट करने वाला था लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर में लेडी मैदा तुम्हारे हर करीबी इंसान को मार डालेगी क्योंकि वो तुम्हें अकेला कर देना चाहती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या लेडी मैदा, अगर तुम जीतना चाहते हो तो इसे बचा के रखो। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं लेडी मैदा टेसांग को पकड़ लेती है। यंग गिल भीख मांगने के लिए आता है कि उसे छोड़ देने के लिए। वो जब होजे से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि गर्दन के पीछे एक सर्जरी का निशान बना हुआ था। उस दिन को याद करके यंग गिल अपने होश में आ जाता है और खबर मिलने पर कैप्टन तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उसे डिटेक्टिव का फोन आता है लेकिन तभी एक बड़ी सी ट्रक कैप्टन के गाड़ी को ठोक देती है और ऑब्वियसली सबके पीछे लेडी मैदा है और कुरोको को भी ये खबर मिलती है कि लेडी मैदा को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। टेसांग लेडी मैदा से मिलने के लिए पहुंचता है लेकिन लेडी मैदा उसे अभी भी अपना दोस्त मानती है और उस दिन को याद करती है जब टेसांग सब कुछ भूल चुका था और उसे लेडी मैदा याद भी नहीं थी। तो उसे ये देखकर लेडी मैदा को बहुत दुख हुआ था। वो उसे पूछती है कि अभी भी तुम्हारे लिए सबकी जान की कीमत एक है, क्या अभी भी तुम्हारे लिए चेओक की जिंदगी उतनी ही मायने रखती है जितना कि बाकियों की? तुम लोगों की जिंदगी में फर्क करना कब सीखोगे? तुम्हारा एक दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और पुलिस वाला भी तुम्हारा दोस्त है। तुम जॉन्सियो को भी बचाना चाहते हो और अपने गर्लफ्रेंड को भी, तो डिसाइड कर लो कि तुम लड़की को बचाओगे या बाकी तीनों दोस्तों को। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। टेसांग पूछता है कि ये आपने क्या किया है। वो देखता है कि उसके 3 दोस्त नीचे थे और मॉन्स्टर कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ चेओक जिसे के वाटर टैंक में डालकर उसके अंदर से नाजिन निकाल दिया जाएगा। इससे होगा ये कि या तो उसकी याददाश्त चली जाएगी या तो वो वाटर टैंक से कभी निकलेगी ही नहीं और वो डूब के मर जाएगी। इसलिए टेसांग को जल्दी फैसला लेना होगा कि वो किसे बचाएगा, 3 दोस्तों को या चेओक को। लेडी मैदा बस ये जानना चाहती है कि सच में उसके लिए हर किसी की जिंदगी एक जैसी है। जैसी वो जाने वाली थी टेसांग इंजेक्शन से उसे इंजेक्ट कर देता है जिससे कि उसके अंदर का नाजिन 24 घंटे के लिए शांत हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगी। सोल्जर्स वहां आ जाते हैं लड़ने के लिए और नीचे में मॉन्स्टर्स आजाद होने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। टेसांग अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऊपर वाले प्लेटफॉर्म को तोड़ने लगता है। आखिर में वो नीचे लैंड करता है और 2 मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और वो अपने दोस्तों को चाकू देता है हाथ पैर खोलने के लिए। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, काफी गुस्से में जो था, और वो दहाड़ रहा था। चेओक जानना चाहती है कि टेसांग जिंदा है या नहीं, तो कुरोको उसे बताता है तुम्हारे पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, या वो तुम्हें बचाएगा या अपने 3 दोस्तों को, और उसने
उन 3 लोगों को चुना है और शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोग आराम से यहाँ से जा सकते थे, लेकिन तुम लोग इमोशनल हो गए। टेसांग मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों से कहता है यहाँ से बाहर निकलो। यंग गिल अपना हाथ पैर खोलकर पुलिस का हाथ पैर खोलता है। फिर वो दोनों जोंग हायो को लेकर लिफ्ट से वहां से निकलते हैं। चेओ के अंदर से नाजिन निकालने के लिए उसे पानी में डाल दिया जाता है। टेसांग मॉन्स्टर से लड़ते वक्त उसका टेंटेकल काट देता है, जिससे कि मॉन्स्टर शांत हो जाता है। लेडी मैदा तुरंत नाइट्रोजन गैस रिलीज करती है मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए। दूसरी तरफ तीनों एलिवेटर के मदद से वहां से जाने लगते हैं। टेसांग मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर सीधा ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है और अपनी जान बचा लेता है और अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताता है और कहता है उसे जाना होगा चेओ को बचाने के लिए। वो कैप्टन से कहता है यहाँ से निकलने के बाद पुलिस फोर्स को भेजना। फिर उसके सामने लेडी मैदा दिखती है जो उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन टेसांग उसे बिना भाव दिए वहां से चला जाता है। चेओ के अंदर से टेंटेकल्स निकल आते हैं, जिसे देखकर कुरो को हैरान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सियोंग जो लेडी मैदा से मिलने आता है पूछता है कि आप मुझे मारना क्यों चाहती थी, तो वो कहती है 1 साल पहले मार दिया होता तो अच्छा होता। सियोंग जो पूछता है क्या कोई ऐसा पल था जब आपने मुझे सच में अपना बेटा माना हो, तो वो कहती है रिश्ते इंसान को कमजोर कर देते हैं। ये बेबुनियादी रिश्ते किसी काम के नहीं, इससे लोग कमजोर हो जाते हैं। मैं यही चाहती थी कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझ बैठे और तुम्हें टेसांग सही लगने लगा। फिर वो लेडी मैदा के अंदर टेंटेकल घुसाकर उसे मार डालता है। कहता है तो फिर ठीक है, आपकी ही बात मानूंगा। आपसे कोई रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं रखते, इसलिए मुझे अब आपकी भी जरूरत नहीं है। आप मुझे मॉन्स्टर बनाना चाहती थी तो मैं मॉन्स्टर ही बनूंगा। लेडी मैदा उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो तो नाजिन है तो उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इस वक्त लेडी मैदा कमजोर थी और सियोंग जो उसे नीचे गिराकर उसे वहीं मार डालता है और वो अब हिल नहीं सकती थी। और वहां पर एक मॉन्स्टर सो रहा था जिसके एंथ्रेक्स से उसका स्किन जलने लगता है। चेओ का दिल धड़कना बंद हो गया था और उसके अंदर से नाजिन बाहर आ जाता है, जिसका वो सभी इंतजार कर रहे थे। वो एक मैच्योर नाजिन है जिसे कुरो को अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता था। टेसांग वाटर टैंक तक पहुंच जाता है और चेओ को पानी के अंदर देखता है। वो उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने के बाद वो वाटर टैंक को तोड़ देता है। इधर तीनों लैब से बाहर आ गए थे और पुलिस की बैकअप टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। जॉन हायक पूछता है कि मेरे साथ क्या होगा, तो कैप्टन उसे बोलते हैं तुमने 3 लोगों को मारा है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं मदद करूंगा ताकि तुम्हें सजा ज्यादा ना मिले। आखिर में वहां डिटेक्टिव नो आ जाती है और कैप्टन उसे बोलते हैं कि हमें इस बायोटेक कंपनी पर छापा मारना होगा। कैप्टन को वहां उसका एक और साथी मिलता है जिसके घड़ी को वो पहचान जाता है, जो उसने एक्सीडेंट के वक्त भी देखा था, और कैप्टन उसे बस घूरते रहता है। कुरो को आकर देखता है कि टैंक टूट चुका था और नाजिन नीचे पड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद देखते हैं कि बायोटेक कंपनी के ऊपर केस कर दिया जाता है क्योंकि वो कंपनी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन चेयरमैन पे कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते क्योंकि लैब नहीं मिला। बूढ़ी औरत घर पर खाना बना रही थी और उस औरत के घर पे हम नवोल के तस्वीर को देखते हैं और वो छोटी लड़की जो बगल में दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ी औरत है जिसे उन लोगों ने 1945 में ओनसियोंग हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। चेओक तैयार हो रही थी और वो टेसांग का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लेती है और फिर वो उस बूढ़ी औरत के साथ खाना खाती है और वो लोग साथ रह रहे थे। देखते हैं कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए बूढ़ी औरत उसे पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो चेओ कहती है फिलहाल तो नहीं है लेकिन बन जाएगा। वो एक फंड रिजर्व इवेंट के लिए निकलती है, लेकिन कहती है कि उसे अभी भी सपने आते हैं जिसमें वो किसी का पीछा करती है। वो पीछे मुड़कर एक आदमी को देखती है और टेसांग भी मुड़कर उसे देखता है, लेकिन अब तो चेओक को कुछ याद भी नहीं है। टेसांग उम्मीद करता है कि वो आगे चेओ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जॉनसियोंग बायोटेक कंपनी में अभी भी एक्सपेरिमेंट होना बंद नहीं हुआ था। चेयरमैन काफी प्राउड फील करते हैं क्योंकि अब सियोंग जो कंपनी का सारा काम संभाल रहा था। वर्कर्स इन्फेक्टेड पानी पब्लिक में बेचने के लिए तैयार कर रहे थे और उन बॉटल्स में नाजिन होता है, मतलब कि अब इन वाटर बॉटल्स को डायरेक्ट पब्लिक में सेल किया जाएगा और इससे क्या कोहराम मचेगा ये तो सीजन 3 में देखने को मिलेगा। फिलहाल सीजन 2 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।